नमस्कार दोस्तों। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने सेल्फ स्टाइल्ड गोटमैन अंशुमन हरपलानी, इस नाम से आप शायद जानते नहीं होंगे, आसाराम बापू को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाया है ऑन चार्जेस ऑफ रेप एंड अननेचुरल सेक्स। बेसिकली सेक्शन 375 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एंड सेक्शन 377 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। खास बात यह है दोस्तों, आसाराम बापू ऑलरेडी लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा काट रहा है जोधपुर जेल में। 2018 में कोर्ट इन्हें पनिश किया था एक माइनर गर्ल को रेप करने के लिए अपना ही आश्रम में। वैसे लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? कई लोग ये सोचते हैं लाइफ इंप्रिजनमेंट का मतलब है 14 साल का पनिशमेंट या फिर 20 साल का पनिशमेंट, क्योंकि अक्सर बॉलीवुड मूवीज वगैरह में यह दिखाया जाता है किसी को जब लाइफ की सजा मिलते हैं तब 14 साल के बाद वो जेल से बाहर आता है या फिर 20 साल के बाद जेल से बाहर आते हैं। ऐसे कई सारे मूवीज में दिखाया है, पर सच बात यह है दोस्तों, जब किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिलता है तो उन्हें तब तक जेल में रहना है जब तक उनका नेचुरल डेथ नहीं होता है। मतलब बची हुई जिंदगी जेल के अंदर ही काटना है। अब आप मेरे से पूछोगे, ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा मिलने के बाद भी जेल से रिलीज हुआ है। अब इसके पीछे का रीजन यह है दोस्तों, पहले एक रूल यह था, अगर एक लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला प्रिजनर का 14 साल कंप्लीट हो जाता है पनिशमेंट और 14 साल में जेल के अंदर उनका कॉन्टेक्ट बिहेवियर वगैरह ठीक था, तो जेल अथॉरिटीज जो है ये स्टेट गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेंगे, तो स्टेट गवर्नमेंट उनके पनिशमेंट को कम्यूट कर सकता है। पर साथ साथ में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताता हूं, देखिए 14 साल के बाद स्टेट गवर्नमेंट ये डिसीजन ले सकता है एक लाइफ इंप्रिजनमेंट प्रिजनर को रिलीज करना है या नहीं रिलीज करना है। 14 साल के पहले भी ये काम हो सकता है। कैसे? गवर्नर आर्टिकल 161 के अंडर उनके पार्डनिंग पावर्स को यूज कर सकता है। तो गवर्नर का ये जो पार्डनिंग पावर्स है अंडर आर्टिकल 161, उसके लिए 14 साल वाला क्राइटेरिया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार रूल किया था स्टेट गवर्नमेंट 14 साल के पहले किसी भी प्रिजनर को रिलीज नहीं कर सकता, बट गवर्नर आर्टिकल 161 के अंडर जो पार्डनिंग पावर्स है उसे यूज करके एक प्रिजनर का पनिशमेंट कम्यूट कर सकता है करके। बट इनडायरेक्टली अगर गवर्नर के पास ये पार्डनिंग पावर्स है तो वो स्टेट के पास ही हो गया, क्योंकि गवर्नर को एड एंड एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। विच आर्टिकल सेज दैट? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वापस टॉपिक पर आते हैं। कोर्ट ने आसाराम बापू के ऊपर क्या क्या चार्जेस इंपोज किया है एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। काफी डिस्गस्टिंग चार्जेस है वैसे देखा जाएगा तो। नंबर 1, सेक्शन 376 क्लॉज 2 क्लॉज सी ऑफ द आईपीसी। मैंने आपको पहले ही बोला था सेक्शन 375 जो है रेप को डिफाइन करता है, पर रेप के लिए जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 376 ऑफ द आईपीसी में लिखा हुआ है। तो सेक्शन 376 क्लॉज 2 क्लॉज सी में क्या लिखा है? बीइंग ऑन द मैनेजमेंट और ऑन द स्टाफ ऑफ ए प्लेस ऑफ कस्टडी एस्टैब्लिश्ड बाय और under any law for the time being in force or of a women's or children's institution takes advantage of his official position and commits rape on any inmate of such place। आसान भाषा में अगर एक इंडिविजुअल एक वुमेन्स और चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट में है या फिर उधर का स्टाफ है या फिर उधर का हेड है और उनके ऑफिशियल पोजीशन का फायदा उठाकर उस इंस्टीट्यूशन के एक इनमेट को रेप करेंगे, so that is punishable under section 376 clause 2 clause C of the IPC। And the most disgusting is section 377 of the IPC, that is unnatural sex। अब ये unnatural sex का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे अप्राकृतिक संभोग बोल सकते हैं। unnatural का मतलब है against the order of nature। आसान भाषा में देखिए दोस्तों, सेक्स मतलब क्या होता है? वैसे सेक्स का मतलब जेंडर भी हो सकता है, पर इधर सेक्स का मतलब है सेक्सुअल एक्टिविटी या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो नेचर के हिसाब से ये सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है मेल एंड फीमेल के बीच में होना चाहिए। अब इसमें मेनली मेल एंड फीमेल का सेक्सुअल ऑर्गन्स या फिर जेनिटल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। नेचर के हिसाब से मेल सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है, यह बात आपको मालूम है। नाउ कुछ लोग सेक्सुअल ऑर्गन्स को छोड़कर कहीं और भी पेनिट्रेशन करने की कोशिश करता है, उसे आप अननेचुरल सेक्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये नेचर के हिसाब से नहीं है ना। नेचर के हिसाब से मेल सेक्सुअल ऑर्गन एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन के बीच में कांटेक्ट होना चाहिए, पर इसे छोड़ के जब कुछ अननेचुरल होता है उसे अननेचुरल सेक्स बोलते हैं। तो आसाराम बापू के अगेंस्ट सेक्शन 377 दैट इज अननेचुरल सेक्स भी कोर्ट ने चार्ज किया है। ये दोनों सेक्शंस के अलावा सेक्शन 342 दैट इज रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट,
506 clause 2 criminal intimidation, section 354 assault with intent to outrage modesty of woman, and section 357 assault to wrongfully confine a person. फाइनली सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी के रिगार्डिंग आपका और एक डाउट हो सकता है, वो ये है कि सितंबर 2018 को एक न्यूज आया था कि सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया करके। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया है तो फिर आसाराम बापू के अगेंस्ट सेक्शन 377 कैसे चार्ज हुआ? सच बात यह है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 के कुछ प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज किया था, जैसे कि कंसेंसुअल गे सेक्स। मतलब अगर एक होमोसेक्सुअल कपल को या फिर एक गे कपल को आपस में कंसेंट के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना है तो ऑब्वियस ही बात है उधर अननेचुरल सेक्स ही होगा, क्योंकि दोनों के जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो सेम है। तो सेक्शन 377 के हिसाब से वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ब्रिटिशर्स के टाइम से ही इसे क्रिमिनलाइज करके रखा हुआ था, बट सितंबर 6, 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने यह रूल किया consensual adult gay sex will not be a crime, and Article 14 and Article 21 of the Indian Constitution contradict the present view of Section 377। मतलब अगर Section 377 के अंडर consensual adult gay sex को criminalize करके रखा हुआ है, this is a violation of fundamental rights Article 14 and Article 20। but at the same time Supreme Court ने यह भी रूल किया था Section 377 के अंडर जितने और प्रोविजंस है गे सेक्स को छोड़ के उनका स्टेटस को रहेगा, मतलब जैसे थे वैसे ही रहेगा, जैसे कि सेक्स विथ माइनर्स, नॉन कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट, नॉन कंसेंसुअल मतलब कंसेंट के बिना जो सेक्सुअल एक्ट होते हैं, एंड बेटियालिटी। बेटियालिटी का मतलब क्या होता है दोस्तों? बेसिकली एनिमल्स के साथ जो सेक्स होता है ना, वो भी सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी के अंडर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो एनिमल्स को भी छोड़ते नहीं है, तो उनको भी अरेस्ट करने का प्रोविजन है सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी। तो दोस्तों दैट्स इट। देखा जाएगा तो आजकल जितने फेक बाबा लोग हैं उनका सही टाइम नहीं चल रहा है। अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये लोग स्पिरिचुअलिटी के नाम पर इतने गलत काम करते हैं और ये पकड़ में भी नहीं आते हैं, क्योंकि इनके जो कनेक्शंस है ना ये बड़े लेवल का होता है। पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन, और पैसों की कमी तो होती। अब आसाराम बापू केवल एक शुरुआत है। अगर पुलिस सही तरह इन्वेस्टिगेट करेंगे ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पर यही काम करते रहते हैं। तो आई होप आपको वीडियो में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।